लड़की ने झुककर अभिवादन किया और पुस्तकालय के कोने में रखी एक छोटी कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा गहराता गया जब तक कि मेनकर ने आखिरकार उस स्क्राइब का परिचय नहीं कराया। उसका नाम तान्या है। वो मेरे मठ में स्क्राइब के रूप में काम करती है, उसने कहा। तान्या नाम सुनकर एल्टानिन को लगा जैसे ये उसके दिल की धड़कनों में उतर गया हो। वह सोचने लगा, अगर वह ये नाम अपनी जुबान से बोले तो कैसा लगेगा। अचानक उसे अपनी नोटबुक में लिखी हुई लकीरें याद आईं, जिनमें हर जगह टी और फे एक साथ जुड़ गए थे। उसका नाम उससे छिपा रहा था, पर हर रात उसके सपनों में उसे सताता था। उसकी फे, वो बहुत छोटी है एक ट्रांसलेटर बनने के लिए। मैं तो किसी उम्रदराज और अनुभवी आदमी की उम्मीद कर रहा था, राइजल ने कहा, मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए, जैसे उस पर भरोसा न हो। क्या ये वाकई काम कर पाएगी? बिल्कुल महाराज, मेनकर ने उत्तर दिया। तान्या 7 प्राचीन भाषाओं में निपुण है। अगर आपको उससे कोई समस्या हो तो मैं तुरंत उसकी जगह किसी और को भेज दूंगा। लेकिन वो तो बहुत अनुभवहीन लगती है, राइजल ने भौहें चढ़ाईं। एल्टानिन हल्के से गरजा, कोई भी उसकी बेइज्जती नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि हाई प्रीस्ट किसी अयोग्य व्यक्ति को राज्य में नहीं लाएगा। मेनकर ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, वह हमारे सबसे प्रतिभाशाली ट्रांसलेटर्स में से एक है महाराज। एल्टानिन को बातचीत का एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। उसका पूरा ध्यान तो बस उस पर था। वह अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी जो उसने देखी थी। लेकिन ये सोचकर कि वह मेनकर के साथ आई थी, उसके भीतर शक जागा। क्या वह मेनकर की कोई खास संपत्ति थी? पर अगर ऐसा था तो फिर उसके शरीर पर इतने घाव क्यों थे? उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा, गले में आग सी जलने लगी। तुम्हारी उम्र क्या है तान्या? एल्टानिन ने पूछा। उसकी नजर उसके माथे पर पड़े लाल कट पर टिकी थी। वह अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ था और वह बार बार राइजल की ओर क्यों देख रही थी? उसके दिल में जलन का काला साया फैल गया। क्या उसकी साथी किसी और में दिलचस्पी ले रही थी? मैं 18 साल की हूँ, तान्या ने धीमी आवाज में कहा। कैल्मन्स विंग्स, उसकी आवाज किसी परी की तरह थी, इतनी मधुर की जैसे प्रेम का स्पर्श हो। एल्टानिन का गला सूख गया, उसके घुटने कमजोर पड़ गए। अगर उसकी आवाज इतनी मोहक है तो? उसने आर्मरेस्ट कसकर पकड़ लिया, खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर भाव छिप नहीं पाए। ठीक है, उसने किसी तरह कहा। उसकी नजर मेनकर पर पड़ी, जो अहंकारी मुस्कान के साथ बैठा था, जैसे कह रहा हो, यही तो होना था। राइजल बोला, मेनकर, सच कहूं तो वह तुम्हारे मठ की किसी नौकरानी जैसी लगती है। हमें एक कुशल स्क्राइब चाहिए, कोई ऐसी नहीं जो बस हुक्म मानती हो। उसने एल्टानिन की ओर देखा, जैसे उसकी राय जानना चाहता हो। पर एल्टानिन के तीखे चेहरे के भाव देखकर वह चौंक गया। आखिर उसे क्या हुआ था? फिर भी राइजल बोला, शायद तुम उसे वापस ले जाओ और हमें कोई और भेज दो। एल्टानिन ने झुंझलाते हुए कहा, या क्यों न 1 महीने के लिए इसे आजमा लिया जाए। मेरे पास और किसी स्क्राइब से मिलने का वक्त नहीं है। उसके चेहरे पर झलकती दृढ़ता और अधिकार ने उसके जबड़े की रेखा और गहरी कर दी। राइजल ने भौहें उठाईं। क्या तुम पक्का चाहते हो? उसने सावधानी से पूछा। एल्टानिन का जवाब छोटा और ठंडा था, हाँ बिल्कुल। इससे आगे किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं बची। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर राइजल ने कहा, तो फिर ये तय हुआ? मेनकर खड़ा हुआ। बहुत अच्छा महाराज, मैं 5 महीने बाद उसे लेने लौटूंगा। उसने झुककर कहा, मुझसे मिलने का समय देने के लिए धन्यवाद। तान्या भी खड़ी हुई, तनकर सीधी खड़ी रही। मेनकर ने मुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब तुम अपनी जिम्मेदारी पर हो। शुभकामनाएं, चांद तुम्हें आशीर्वाद दे तान्या। उसने अपने स्वामी को झुककर प्रणाम किया, उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। मेनकर ने पुस्तकालय का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, राइजल उसके पीछे पीछे। मैं आपको रथ तक छोड़ आता हूँ, राइजल ने कहा। तान्या भी जाने लगी, तभी एल्टानिन की आवाज गूंजी, रुको। राजा के आदेश पर वो वहीं जम गई, चेहरा सफेद पड़ गया। एल्टानिन धीरे धीरे अपनी मेज के चारों ओर घूमकर उसके पास पहुंचा। वो बस 1 हाथ की दूरी पर था। उसके अंदर का जानवर फिर से जाग उठा। उसकी सांसें भारी हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी छाती से हल्की गुर्राहट निकली, जैसे कोई बिल्ली सिहर रही हो। वो उससे पूछना चाहता था, तुम उस रात बिना बताए क्यों चली गईं? पर वह जानता था, इससे वह डर जाएगी और शायद वो उसे पहचान भी नहीं पाएगी। आखिर उस रात उसने रेशमी नकाब पहन रखा था। उसने कांपते हाथ से आगे बढ़कर उसके माथे पर बने घाव को छुआ। उस हल्के से स्पर्श ने जैसे बिजली का झटका दे दिया। उसके शरीर में चिंगारियां दौड़ गईं। यह एहसास इतना गहरा था कि मानो आत्मा तक पहुंच गया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी साथी को छूने का एहसास इतना तीव्र होगा। अगर इसी स्पर्श के बाद वह मर भी जाए तो भी उसकी आत्मा संतुष्ट रहेगी। ये चोटें तुम्हें कैसे लगी? उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा। तान्या ने सूखे होठों पर जबान फेरी और एल्टानिन के भीतर पाप की एक गर्म लहर दौड़ गई। उसने अपने जीवन में कई स्त्रियों को देखा था, पर किसी की यह हरकत इतनी मोहक कभी नहीं लगी थी। वह तुरंत अपने विचारों को काबू में लाया, ये गलत दिशा थी। बस सामान्य पिटाई, उसने टूटी आवाज में कहा, जो एल्टानिन के दिल को चीर गई। कुछ नहीं। एल्टानिन का दूसरा हाथ मुट्ठी में कस गया। वह मेनकर से नफरत करता था, आत्मा तक से। वह दुष्ट अपने दासों पर बहुत क्रूर था।
कभी कभी एल्टानिन ने सोचा था कि मठ पर हमला करके सबको आजाद कर दे, पर मेनकर एक चालाक शमन था। उसके पीछे कई राजा और रानियों का समर्थन था, उसे गिराना आसान नहीं था। ये किसने किया? एल्टानिन ने पूछा। उसकी उंगली उसके गाल के नीचे जहां नीला निशान था वहां तक फिसल गई। वो उसके स्पर्श से कांप उठी और एक कदम पीछे हट गई। वो सोच रही थी, राजा को एक दासी की परवाह क्यों है, और वो भी ऐसा भयावह अल्फा जो अपनी आभा पर नियंत्रण नहीं रख सकता। कृपया महाराज, इसका कोई मतलब नहीं, उसने धीरे और घबराई हुई आवाज में कहा, पलकों को झुकाते हुए। वो ये कैसे कहती कि वह यहाँ आई थी, अपना मिशन पूरा करने में असफल रही थी और उसे बेरहमी से कोठरी में पीटा गया था। अब अगर उसने गलती की तो फिर वही अंजाम उसका इंतजार कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लड़की अपने गुरु के पीछे जाने और उनसे मिलने के लिए जाना चाहती थी। उसे यकीन था कि भले ही उन्होंने उससे पहले कुछ नहीं कहा हो, अब शायद वो उसे आखिरी सलाह देना चाहते हों। क्या मैं जा सकती हूँ, योर हाइनेस? उसने डरते हुए कहा। उसे यह भय था कि राजा से इस तरह बात करना उसके लिए मौत का कारण बन सकता है, या शायद वह सच में उसे टुकड़ों में बंटवा दे, जैसा कि अफवाहों में कहा गया था। उसकी नजर उसके बिना आस्तीन वाले ट्यूनिक से उभरती उसकी मांसपेशियों पर गई। वह इतना डरावना था कि उसने तुरंत अपनी आंखें झुका ली, गर्म हवा में सूखे पत्ते की तरह कांपती हुई। उसके हाथ उसकी कमर पर बंधे थे और इससे उसके शरीर पर पड़े और भी नीले निशान दिखने लगे। एल्टानिन को समझ आ गया कि वो उससे डरी हुई है, लेकिन अब जब उसने अपनी साथी को पा लिया था तो वो उसे जाने नहीं देने वाला था। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एल्टानिन ने उसके घायल हाथों को अपने हाथों में लिया और अचानक बिजली जैसी सनसनी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में तारे फट रहे हों। उसने एक कांपती सांस ली, होंठ थरथराए। उसने अपने जीवन में कभी इतना बेचैन, अद्भुत और अस्थिर महसूस नहीं किया था। वो एक सिंह था और वो उसकी नन्ही मेमना। उसकी नजर उसके चेहरे और हाथों पर घूमी, और जब उसकी आंखें उसकी चोटों पर गईं, तो उसके अंदर कच्चा गुस्सा उमड़ पड़ा। उसका आभामंडल नियंत्रण से बाहर हो गया। धत, उसने खुरदुरी आवाज में कहा जब तान्या डर के मारे सिहर उठी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। मुझे बताओ, किसने तुम्हें मारा? लेकिन तान्या ने एक शब्द भी नहीं कहा। एल्टानिन जानता था कि वह एक सच्ची दासी की तरह व्यवहार कर रही थी। लड़की ने सादा कपड़ा पहन रखा था। भले ही वह फीकी और साधारण लग रही थी, लेकिन उसकी नजरें सब कुछ देख रही थीं। वह नोटिस कर रहा था कि उसकी आंखें कैसे बार बार पुस्तकालय के अलग अलग हिस्सों पर जाती, राइजल या खुद उस पर ठहरती, फिर वापस झुक जाती। यह एक दासी और एक नौसिखिया जासूस दोनों का स्वभाव था। ये बहुत स्पष्ट था कि मेनकर ने उसे क्यों भेजा था, उसकी सबसे मासूम लिपिक, जो आसानी से एक जासूस की तरह काम कर सके। लेकिन उसकी उम्र देखकर यह भी साफ था कि वह अनुभवहीन थी। तो वह उस रात महल में क्यों आई थी और कैसे अंदर आई? उसे जवाब चाहिए थे, पर यह सही समय नहीं था। अल्फा एल्टानिन, उसने विनती की, क्या मैं अपने गुरु से मिल सकती हूँ? उसकी आवाज में बेताबी थी। वह बस जाना चाहती थी और कभी लौटकर नहीं आना चाहती थी। मैं किसी सेवक से कह दूंगी कि मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दे। उसे लगा कि यह उसकी और राजा की आखिरी मुलाकात होगी, और आगे प्रिंस राइजल की ओर से कोई और उन किताबों को संभालेगा। उसकी मधुर आवाज सुनकर एल्टानिन को लगा जैसे कोई मीठा स्पर्श उसके दिल को छू गया हो। उसे अपने ऊपर काबू रखने के लिए खुद से लड़ना पड़ा, ताकि वह अपनी आंखें बंद न कर ले, ताकि उसे जमीन पर दबाकर अपने कब्जे में लेने की इच्छा को रोक सके। वो अब उसे कभी जाने नहीं देने वाला था। यह एक गुप्त मिशन है। क्या तुम्हें नहीं पता? उसने उसे डराने की कोशिश की ताकि वह न जाए। तुम महल में कहीं भी नहीं रह सकती। तो क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकती? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। उसकी हिरनी जैसी आंखें फैल गईं। तुम्हें छिपकर रहना होगा और सिर्फ मुझे ही तुम्हारी जगह का पता होगा। चालाक भेड़िया अपनी साथी को रोकने का हर तरीका अपना रहा था। तान्या का शरीर तंग गया और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। राजा के शब्द उसकी नियति की मुहर की तरह लग रहे थे। इधर आओ, उसने अपनी उंगली से इशारा किया। वह झिझकते हुए एक कदम आगे बढ़ी, ये सोचकर कि शायद वह कुछ कहने वाले हैं, लेकिन जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। किंग एल्टानिन ने तुरंत अपने मजबूत, चौड़े बाजुओं से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका बड़ा हाथ उसके सिर के पीछे गया और उसने उसका चेहरा अपनी छाती से लगा लिया। एल्टानिन इतने समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसके भीतर आनंद की लहर दौड़ गई, इतनी तीव्र कि उसे लगा उसका दिल फट जाएगा। तान्या बिल्कुल स्थिर हो गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये किसी गुप्त मिशन का हिस्सा था? वह कांप रही थी, जैसे कोई मासूम मेमना वधस्थल की ओर बढ़ रहा हो। उसने पहले कभी ऐसा स्पर्श महसूस नहीं किया था। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा, क्योंकि उसके आसपास एल्टानिन की खुशबू फैल गई थी, समुंदर की लहरों और धुंध की मिली जुली गंध। वो अपने बीते जीवन की कोई स्मृति याद नहीं कर पा रही थी, बस कुछ अधूरी झलकियां और बुरे सपने। वो उससे एक सिर छोटी थी, नाजुक, सुंदर और आज्ञाकारी। एल्टानिन ने कई दिनों से नींद नहीं ली थी, और अब जब वो उसकी बाहों में थी, उसे शांति मिली। यहाँ तक कि उसका भेड़िया भी संतुष्ट था, जो कि किसी और स्त्री के साथ कभी नहीं हुआ था। उसने उसका सिर अपनी ठोड़ी के नीचे टिका लिया। हमारी है, उसके भीतर के भेड़िए ने दहाड़ा। तान्या ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसका शिकंजा बहुत मजबूत था।
वह थोड़ा मरोड़ी और बेकार होने पर हार मान गई। योर हाइनेस, वो बमुश्किल बोली, क्या मैं कृपया अपने गुरु से मिल सकती हूँ उनके जाने से पहले। उसके शब्दों ने उसे उसकी तंद्रा से बाहर निकाल दिया। उसने नीचे उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता। अब जब वह उसे पा चुका था, वह उसे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने वाला था। मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी, उसने कहा। तभी उसका पेट जोर से गरज उठा। वह शर्म से लाल पड़ गई। देवताओं की कसम, वह भूखी थी। वह ये कैसे भूल गया? नहीं, उसने कहा, जैसा मैंने बताया, तुम अकेली यहाँ घूम नहीं सकती। तुम प्रिंस राइजल के लिए मेरे महल में काम करोगी। क्या तुम्हें समझ है कितना गोपनीय ये काम है? तुम्हें सभी से छिपकर रहना होगा, इसलिए अब से तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान मैं रखूंगा। वह मेज की ओर मुड़ा, 2 पेस्ट्री उठाई और उसे थमाई। खाओ, लेकिन मुझे उनसे मिलना है, उसने लगभग रुंधते स्वर में कहा। पहले खाओ, फिर हम दोनों चलेंगे, उसने आदेश दिया। तान्या ने दांत भींचे और जल्दी जल्दी दोनों पेस्ट्री खा ली। उसके होठों और थोड़ी पर मीठे चूरे की परत जम गई। एल्टानिन ने अपना अंगूठा बढ़ाकर उसे धीरे से पोंछा। तान्या ने सिर पीछे झटका, पूरी तरह असहज महसूस करते हुए, लेकिन राजा खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसके गालों और थोड़ी से बचे टुकड़े को नरमी से साफ किया। योर हाइनेस, तान्या फुसफुसाई, उसकी आंखें चौड़ी होकर चमक उठी। उसने उसके होठों से बूंदें पोंछी और फिर अपने अंगूठे को अपने होठों तक ले जाकर उसे चूसा। उसकी आंखें आधी बंद थीं और निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसके विचार बहकने लगे। उसके होंठ इतने भरे और मुलायम थे कि वह सोचने लगा, अगर वह अपने दांतों से उन्हें हल्का सा काटे तो उनका स्वाद कैसा होगा। वह उसके होठों को खींचेगा, उन्हें चूमेगा, अपनी जीभ से हर कोना तलाश करेगा। फिर वह उसका गाउन ऊपर खींचेगा और अपनी उंगलियां उसकी जांघों के बीच सरकाएगा, और फिर। तान्या ने तेजी से सांस ली, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या हम अब जा सकते हैं, योर हाइनेस? उसने विनती की। उसके विचार एकदम टूट गए। उसके होठों से एक हल्की कराह और गाली साथ में निकली। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर खींच लिया। आप क्या कर रहे हैं? उसने चौंक कर पूछा, उनकी जुड़ी हुई उंगलियों को देखते हुए। हम जा रहे हैं, एल्टानिन ने जवाब दिया, उसकी नजर का पीछा करते हुए। और वह क्यों शर्मा रही थी? उसका हाथ पकड़ना तो स्वाभाविक था। वह किसी और को उसका हाथ पकड़ने नहीं देने वाला था, और न ही उसे अकेले जाने देता। वह अब तक किसी की नहीं थी, खूबसूरत, नाजुक और अनजाने में ही उसकी साथी। वह लाखों सालों में भी उसका हाथ छोड़ने का नहीं सोच सकता था। जब वह उसे छोड़कर गई थी, वह लगभग पागल हो गया था, और अब जब वह किसी चमत्कार से वापस आई थी, तो चाहे ये संसार 2 भागों में बंट जाए, वह उसे जाने नहीं देगा। वह उसे कमरे से बाहर खींचकर शांत गलियारे में ले आया। वह नौकर जिसने उन्हें चाय दी थी, अभी वहीं आसपास था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजा उस लड़की के साथ पुस्तकालय से बाहर आएगा और उस पर खुलकर ध्यान देगा। जैसे ही उसने राजा को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह भागने लगा। तुम, एल्टानिन की आवाज गलियारे में गूंज उठी और सब थम गए। नौकर कांपते हुए मुड़ा। राजा एक कदम आगे बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने दांत पीसे और लड़की को अपने पीछे कर लिया। कुछ नहीं, योर हाइनेस। आज से तुम अस्तबल की सफाई करोगे और सिर्फ घोड़ों की गंदगी साफ करोगे। ये कहते हुए एल्टानिन वहां से चला गया, अपनी खजाना जैसी लड़की को साथ लेता हुआ। हक्का बक्का नौकर ने धीरे से कहा, जी, योर हाइनेस। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो इतनी बड़ी सजा मिल गई। तान्या का चौंकना कहना भी कम था, वह तो जैसे स्तब्ध रह गई थी। वह ड्रिका किंगडम का राजा था, अरानिया का सबसे शक्तिशाली, धनी और प्रभावशाली राजा, और वह उसका हाथ पकड़े हुए था। एक दासी का उसे खाने को चीजें दे रहा था। अगर किसी ने उन्हें ऐसे देखा तो अफवाहों की आग लग जाएगी। कल शाम उसने कुछ नौकरानियों से सुना था कि राजा प्रिंसेस मोरवा से सगाई करने वाले हैं और जल्दी शादी भी होने वाली है। अगर मोरवा ने उन्हें साथ देख लिया तो। सब जानते थे कि मोरवा का स्वभाव बहुत भयानक था। तान्या ने मन ही मन सहकर सोचा, वो फिर से पिटना नहीं चाहती थी। वह जैसे तैसे एल्टानिन की पकड़ से हाथ छुड़ाने में सफल हुई जब वे खुले बरामदे से गुजर रहे थे। सुबह की धुंधली रोशनी फैल चुकी थी। समुद्री हवा में तिपतिया घास की महक थी, उसमें देवदार और राख की गंध मिली थी, बसंत आने की आहट दे रही थी। पेड़ों से पक्षियों का झुंड फड़फड़ाकर उड़ गया, चहकते हुए। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां मेनकर अब भी प्रिंस राइजल से बात कर रहे थे, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे ही उसने अपने गुरु को देखा, वह राजा को पार करती हुई उनके पास दौड़ी। मास्टर, उसने हल्के लाल चेहरे के साथ कहा, उम्मीद से उनकी ओर देखते हुए। तान्या, मेनकर ने कहा, अपने सफेद वस्त्रों के नीचे छिपे सोल स्टोन को छूते हुए। राइजल ने थोड़ा दूर हटकर एल्टानिन के पास जगह ली ताकि वे निजी रूप से बात कर सकें। उसने लड़की की घबराहट देखी और उसका दिल कस गया। जब राइजल सुनने की दूरी से बाहर चला गया, मेनकर ने हाथ हिलाकर उनके चारों ओर एक ध्वनि रोधक घेरा बना दिया। यहाँ सावधान रहो, तान्या, उसने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारा मिशन अब बदल गया है। तान्या के कंधे तन गए। उसने सिर हिलाया। उसे पहले ही यह बताया गया था, एल्टानिन बहुत चतुर और चालाक आदमी है। वो अपने मीठे शब्दों से लोगों को जाल में फंसाने में माहिर है। सावधान रहना और उसके जाल में मत फंसना। तान्या की सांस गले में अटक गई।
वह जानती थी कि उसे चुप रहकर सब कुछ देखना है, पर उसके गुरु की चेतावनी ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। उसने कभी अकेले रहने का अनुभव नहीं किया था। उसके मठ की सुरक्षा यहाँ रहने की तुलना में कहीं बेहतर थी। मेनकर ने फिर हाथ हिलाकर वह घेरा हटा दिया और राजघराने की ओर झुककर प्रणाम किया, फिर रथ में सवार हो गया। जब रथ दूर निकल गया, तान्या ने उसे जाते हुए देखा, एक छोड़े हुए बच्चे जैसी उदासी के साथ। उसने लंबी सांस ली, भारी मन से मुड़ी और देखा कि एल्टानिन और राइजल दोनों उसे गहरी निगाहों से देख रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसने सिर झुका लिया। उसे यकीन था कि उन्होंने मेनकर की बातें नहीं सुनी थी, पर वे जरूर पूछ सकते थे कि वह यहाँ क्यों है। इसे तुरंत सेवक क्वार्टर्स में भेज दो, इससे पहले कि कोई देख ले, राइजल ने जल्दी से कहा। एल्टानिन ने गुर्राकर जवाब दिया, वह मेरे कमरे के बगल वाले कक्ष में रहेगी। उस मंजिल पर कोई नहीं आता। राइजल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। क्या तुम पागल हो गए हो? उसने झल्लाकर कहा। सेवक और तुम्हारे पिता जल्द ही उसकी गंध पहचान लेंगे। वह भीड़ में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। एल्टानिन की छाती गुस्से से उठने गिरने लगी। उसे यह सोचकर ही झुंझलाहट हो रही थी कि वह उसे आम लोगों के बीच छोड़ दे। वो उसकी साथी थी, अब तक अस्वीकार की गई, भोली और नाजुक। अगर किसी ने उस पर नजर डाल भी दी तो वो खुद की रक्षा नहीं कर पाएगी। नहीं, वो मेरे साथ आएगी, उसने अहंकार से कहा और उसकी ओर बढ़ा, जबकि उसने डर के मारे पीछे कदम लिया। एल्टानिन, राइजल ने पुकारा और उसका कंधा पकड़ लिया। क्या तुम उसकी जान को खतरे में डालना चाहते हो? एल्टानिन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम उसे ऊपर ले गए तो ज्यादा देर तक उसे छिपा नहीं पाओगे। फिर लोग सवाल पूछेंगे कि वह कौन है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा मिशन गुप्त रहे? उसे ऊपर ले जाकर तुम खुद उसके आने की घोषणा कर दोगे। राइजल की उंगलियां उसके कंधे में धंस गईं, मानो वह उसकी समझ पर चोट कर रहा हो। एल्टानिन ने उसे घूरा, उसकी बातों पर विचार करने की कोशिश करते हुए। उसे सेवक क्वार्टर्स में रहने दो, मैं उसका ध्यान रखूंगा, राइजल ने कहा। एल्टानिन की भावनाएं बिखर चुकी थीं। राइजल की बातें सही लग रही थी, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी नन्ही भेड़ तान्या की ओर देखा, जो मासूमियत से उसे देख रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, राइजल तान्या की ओर बढ़ गया। कृपया मेरे साथ आइए, राइजल ने तान्या से कहा। उसके पीछे से एल्टानिन की आक्रामक गुर्राहट सुनकर वह थोड़ा उछल पड़ा। राइजल ने आंखें बंद की, दांत भींचे और मन ही मन सोचा कि आखिर एल्टानिन का यह अजीब बर्ताव क्यों है। मैं खुद तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मेरे लोग ठहरे हैं। तुम उनमें से किसी के खाली पड़े कमरे में रह सकती हो। ठीक है। राइजल के भरोसेमंद सैनिकों में से दर्जन भर ड्रका पैलेस में स्थायी रूप से रहते थे। अब जब वह यहाँ से जा रहा था, तान्या उनके किसी खाली निवास में बिना ध्यान आकर्षित किए रह सकती थी। चलो, क्या तान्या के पास कोई विकल्प था? उसने सिर हिलाया, और सच तो ये था कि वह उस राजा से जितनी जल्दी और जितनी दूर जा सके जाना चाहती थी, जिसने बिना किसी झिझक के उसकी निजी सीमा लांघ ली थी। उसे हर पल उससे डर लगने लगा था। जाने से पहले एल्टानिन ने बेसब्री भरे स्वर में कहा, 1 घंटे बाद वापस पुस्तकालय में आना। मैं तुम्हारे पहले कार्य के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। तान्या तेज कदमों से राइजल के साथ चली गई। एल्टानिन को ऐसा महसूस हुआ मानो रेत उसकी मुट्ठी से फिसल रही हो, सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। उसके सीने में घबराहट और जलन दोनों एक साथ उमड़ पड़े। तान्या ने अपना छोटा सा बैग कसकर सीने से लगा लिया। एक राजकुमार उसे खुद उसके निवास तक छोड़ने जा रहा था, इसका मतलब उसका यहाँ का कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। उसने एक बार पीछे मुड़कर एल्टानिन को देखा, जिसकी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची थीं मानो वह किसी को मुक्का मारने वाला हो। उसने तुरंत नजर फेर ली। उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा, वह सचमुच डरावना था। अगले 1 घंटे तक एल्टानिन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कमरे में बेचैनी से टहलता रहा। उसके सारे विचार उसी लड़की पर अटके हुए थे जो अब नौकरों के हिस्से में रह रही थी, उसकी साथी। उसे वहां छोड़ आना एक बहुत बड़ी गलती थी। उसे अपने पास, बहुत पास रखना चाहिए था। गुस्से में उसने दीवार पर मुक्का मारा, दीवार टूट गई। फिर एक कुर्सी फेंकी, वह बिखर गई। पर्दे नोचे, सोफा लात से मारा। उसके भीतर की बेचैनी उसे रूप बदलने पर मजबूर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चुंबक हो और उसके शरीर की हर बूंद उसके आकर्षण में खींच रही हो। अब उसे समझ आया कि जब से उसने तान्या की खुशबू महसूस की है, वो किसी और लड़की के साथ क्यों नहीं रह पाया, क्यों वह इतनी अधिकारपूर्ण भावना से भर गया, और क्यों वह हर रात उसके सपनों में आती थी। बस 1 घंटे में ही उसे उसकी याद पागल कर रही थी। उसने झुंझलाहट से चेहरा मल लिया। दरवाजे पर हल्की दस्तक ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। योर हाइनेस, आपका स्नान तैयार है, एक दासी की आवाज आई। उसने जितनी जल्दी हो सके स्नान किया, क्योंकि उसे अपनी तान्या के पास पहुंचना था। लेकिन तभी एक नौकर ने बताया कि उसके पिता और मेहमान उपवास तोड़ने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। वह झुंझलाकर दांत पीसने लगा। क्या बात है तुम्हारे साथ, हमेशा यूं चुपचाप क्यों रहते हो? उसके पिता ने पूछा जब वे भोजन कक्ष में बैठे किंग बिहम और प्रिंसेस मोरवा का इंतजार कर रहे थे। मोरवा के सामने ठीक से पेश आना। वह ड्रका की भावी रानी बनने जा रही है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा, एल्टानिन ने गुर्रा कर कहा। वह जल्दी से जल्दी उठकर तान्या के पास जाना चाहता था, पर उसे जबरदस्ती यहाँ बुला लिया गया था। क्या कहा तुमने? और राकीस की आंखें फैल गईं।
तुम्हें हो क्या गया है? ड्रिका की सुबह कितनी सुंदर है। मोरवा की मीठी आवाज ने उनके बीच चल रही बहस को बीच में रोक दिया। वो अपने पिता का हाथ थामे भोजन कक्ष में दाखिल हुई। उसने हल्के बैंगनी रंग का रेशमी गाउन पहना था जो उसके शरीर से लिपटा हुआ था, मानो उसने रात भर तैयार होने में गुजारी हो। उसके बालों में हीरे जड़े पिन लगे थे, गले और कानों में बड़े बड़े हीरे की बालियां थीं। होंठ लाल रंग से रंगे हुए, आंखों में गहरा काजल। एल्टानिन और ऑलराकीज शिष्टाचारवश खड़े हो गए। ऑलराकीज मुस्कुराया। कैसी हो प्रिया? उसने कहा और इशारा किया कि वे दोनों एल्टानिन के बाएं बैठ जाएं। एल्टानिन के लिए अब नई समस्या थी, उसे मोरवा से छुटकारा पाना था। मोरवा ने मुस्कुराकर एल्टानिन के पास बैठते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ। उसकी आवाज में मोहकता थी। एल्टानिन पहले ही उससे ऊब चुका था। उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सामने रखे स्टेक को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि क्या तान्या ने कुछ खाया भी होगा। क्या आप मुझे महल का भ्रमण करा सकते हैं? मोरवा ने पूछा। मैं यहाँ की चीजों को देखना और उनसे परिचित होना चाहती हूँ। आखिरकार वो जल्द ही रानी बनने वाली थी। उसे अपना अधिकार जताना था। मेरे पास समय नहीं है, एल्टानिन ने कठोर स्वर में कहा। वो कैसे उसे महल घुमाने ले जाता जब उसे अपनी साथी के पास जाना था? कौन जाने उसके दरवाजे के बाहर पहले से ही कोई लड़के खड़े हों। वो इतनी सुंदर थी कि हर नजर उस पर ठहर जाती। ये सोचकर ही उसके भीतर का भेड़िया बेचैन हो उठा। उसने अपनी जांघों पर हाथ रगड़े। जलन हर रोमकूप से भीतर तक चुभने लगी। मोरवा शर्मिंदा होकर हल्की लाल पड़ गई। अपनी झेप छिपाने के लिए उसने कहा, माफ कीजिए, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मुझे पता है कि राजा का समय कितना मूल्यवान होता है। और राकीज ने अपने जबड़े भींच लिए। वो अपने बेटे के ठंडेपन को समझ नहीं पा रहा था। उसने स्थिति संभालते हुए कहा, चिंता मत कीजिए प्रिंसेस मोरवा, मैं खुद आपको महल दिखा दूंगा। सुना है आपकी सहेलियां भी आई हैं। एल्टानिन तो हमेशा व्यस्त रहता है। मोरवा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे की लाली अब भी नहीं उतरी थी। तो उन्हें भी साथ ले आइए, मैं आप सबको घुमा दूंगा। और राकीज ने स्नेहपूर्वक कहा, अपने बेटे के रवैये की भरपाई करने के लिए। धन्यवाद, मोरवा ने संकोच से कहा। जाहिर था कि वह एल्टानिन के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन अभी वह उसे यह छूट दे रही थी। शादी के बाद वह सुनिश्चित करेगी कि एल्टानिन उसकी बात सुने। उसने अपने पिता की ओर देखा और हल्के से माथा खुजाया। यह उनका इशारा था। संकेत मिलते ही उसके पिता ने हल्की खांसी की और कहा, मैं कल रवाना हो जाऊंगा। क्यों न आज रात ही इन दोनों की सगाई कर दी जाए। उन्होंने और राकीज से कहा, एक निजी समारोह में। जब मैं एक हफ्ते बाद मोरवा को लेने लौटूंगा तब हम एक भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं। ये तो बहुत शानदार विचार है। और राकीज ने उत्साह से मेज पर थपकी मारी। एल्टानिन की आंखें फैल गईं। अपने पिता की तत्परता देखकर वह भड़क उठा। ये तो बहुत बुरा विचार है, उसने ऊंचे स्वर में कहा। उसने मेज पर मुक्का मारा। बर्तन खनक उठे। मैं मोरवा को जानता तक नहीं, और मुझे मजबूर मत करो। ये कहकर उसने कुर्सी पीछे धकेली और गुस्से में भोजन कक्ष से बाहर निकल गया। ये व्यवहार किंग बिहम के सामने बिल्कुल अनुचित था, पर बिहम कर भी क्या सकता था। एल्टानिन इतना शक्तिशाली अल्फा था कि उससे उलझना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने हल्का सा कांपते हुए अपना मुंह पोंछा और अपनी बेटी की ओर देखा। मोरवा का चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा था। एल्टानिन की रूखाई देखकर अल्करिस ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को शांत होने का इंतजार किया। उसका बेटा शादी से इतना नफरत क्यों करता था, और ऐसी क्या बात थी जो उसे इतना भड़का देती थी। और राकीज उठे और अपने बेटे के पीछे जाने के लिए माफी मांगते हुए बाहर निकल गए। मोरवा का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटने को था। उसने अपने हाथ इतने जोर से भींचे कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं और वह गुस्से से कांपने लगी। फादर, मुझे लगता है कि वह सही है, बेहम ने तुरंत कहा। हम कल ही आए हैं और तुम्हें उसे थोड़ा समय देना होगा। तुम किंग एल्टानिन पर एक दिन में शादी का दबाव नहीं डाल सकती। लेकिन फादर, उसने मेरा और आपका अपमान किया। बेहम ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मोरवा, मैंने तुम्हें ड्रिका आने से पहले ही कहा था कि अपने गुस्से पर काबू रखो। किंग एल्टानिन ऐसा आदमी है जिससे हर राजा रिश्ता बनाना चाहता है। अगर तुमने सोचा था कि उसकी पत्नी बनना आसान होगा, तो याद रखो कि वो कई सालों से अकेला है और अब उसे इसकी आदत हो चुकी है। बेहम ने उसे स्थिति की गंभीरता समझाई। तुम्हें शांत रहना होगा, खुद पर नियंत्रण रखना होगा और ये दिखाना होगा कि तुम उसकी परवाह करती हो। तुम्हें धीरे धीरे उसके परतों के पार जाकर असली एल्टानिन को जानना होगा। अनगिनत औरतें जो उसकी दावेदार थीं, उससे मिली होंगी, पर उसने सबको ठुकरा दिया। तुम ही एक हो जिसे उसका पिता पसंद करता है, और यह एक प्रगति है, इसलिए इसे सार्थक बनाओ। उसने उसका हाथ छुआ। अब गहरी सांस लो। मोरवा का गुस्सा भयंकर था, लेकिन वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि ड्रिका के राजा से अपनी शादी को खतरे में डाल दे। उसने आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। बेहम ने कहा, मैं आज ही लौट रहा हूँ। ध्यान रखना कि तुम सभ्य रहो और अपने गुस्से पर काबू रखो। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे साथ वे 3 लड़कियां छोड़ी हैं। अगर गुस्सा आए तो उन पर निकाल देना, ठीक है? मोरवा ने दांत भींचकर सिर हिलाया, तो उसने जोड़ा, अब अपने गुस्से को सांस के साथ बाहर निकालो। तुम्हें ये गठबंधन सफल करना ही होगा। मेरे राज्य का भविष्य इसी पर निर्भर है।
अगर हमें द्रका का साथ मिल गया तो हम भी उतने ही शक्तिशाली बन जाएंगे। जी फादर, उसने जवाब दिया। बिहम जल्द ही द्रका से लौट गए, मोरवा को यह चेतावनी देकर कि जितना हो सके शांत रहे। और राकीज ने मोरवा को महल की सैर कराई। उसके साथ उसकी 3 सहेलियां जियाडा, ऑर्ना और आइवी भी थीं। उनके माता पिता पेगसी दरबार के रईस थे। ये तीनों मोरवा की करीबी थीं और उसके तानों, अपमान और गुस्से को झेलती रहती थीं। कई बार मोरवा ने उन्हें थप्पड़ तक मारे थे, पर वे साथ रहीं क्योंकि रॉयल परिवार से जुड़े होने के अपने फायदे थे। जियाडा और ऑर्ना बहनें थीं, जबकि आइवी एक अन्य दरबारी की बेटी थी। जियाडा और ऑर्ना के सीधे, हल्के भूरे बाल थे और उनके चेहरे मिलते जुलते थे, चौकोर जबड़ा और हेजल रंग की आंखें। वे जबान से तेज थीं। आइवी के घुंघराले लाल भूरे बाल और काली आंखें थीं। वह ज्यादा सुंदर और शांत स्वभाव की थी, शायद इसलिए मोरवा उसके साथ थोड़ा नर्म रहती थी। जब मोरवा ने घोषणा की कि वे द्रका किंगडम जा रही हैं, तो तीनों बेहद खुश हुई। वे शक्तिशाली राजा एल्टानिन को देखना चाहती थीं, और जब उन्होंने उसे देखा तो बस यही सोचा कि वो एक जीवित प्रलोभन की मूर्ति है और शायद खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद मोरवा अल्फा और राकीज के हाथ में हाथ डाले द्रका पैलेस के गलियारों में चल रही थी और जियाडा, ऑर्ना और आइवी पीछे पीछे थीं। जैसे ही वे सेवकों और पहरेदारों के पास से गुजरी, सबने उन्हें झुककर प्रणाम किया। मोरवा इस सब की आदी थी, लेकिन वह महल में काम करने वाले लोगों की संख्या देखकर चौंक गई। उसने हर कक्ष की भव्य सजावट और शानदार वास्तुकला को देखा। चलते हुए उसे चमकदार काले ग्रेनाइट की फर्श पर अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। पहरेदार काले यूनिफॉर्म में थे, जिनकी छाती पर सुनहरा निशान कड़ा हुआ था। सेवक गहरे लाल कपड़ों में थे, जिसे वह बदलने वाली थी। उसका पसंदीदा रंग हरा था और वह चाहती थी कि सेवक हरे रंग के कपड़े पहने। उसकी नजर एक युवा महिला सेविका पर पड़ी, जिसके यूनिफॉर्म की गले की कटिंग थोड़ी गहरी थी, जिससे उसके सीने का कुछ हिस्सा दिख रहा था। मोरवा का चेहरा काला पड़ गया। उसने उस सेविका का चेहरा याद कर लिया ताकि बाद में उसे सजा दे सके, और मन में ठान लिया कि जब वह रानी बनेगी तो कोई सेविका ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। और राकीज उन्हें महल के सुंदर बगीचे में ले गए, जब उन्होंने अंदर का दौरा पूरा करा दिया। जब राइजल तान्या को सेवकों के क्वार्टर में लाया तो उसने धीरे स्वर में कहा, जितना हो सके गुप्त रहना, किसी का ध्यान अपनी ओर मत खींचना। मैं तुम्हारे साथ अपना एक सैनिक ग्लेन छोड़ रहा हूँ। उसने एक जवान सैनिक की ओर इशारा किया, जिसके हल्के भूरे बाल कांटों की तरह खड़े थे। जब तान्या ने उसकी ओर देखा तो ग्लेन ने घबराहट में अपने बालों में उंगलियां फेरी। किसी से अपने मिशन के बारे में बात मत करना, ठीक है? तान्या ने बड़ी आंखों से जोर से सिर हिलाया। जैसे ही तुम व्यवस्थित हो जाओ, राजा के पास जाना। जी योर हाइनेस, उसने झुककर जवाब दिया। राइजल ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, कितनी छोटी उम्र। उसे लगा ये लड़की दुनिया की हर सुरक्षा की हकदार है। जब उसने उसे पहली बार देखा तो वह इतनी नाजुक लगी कि उसे मेनकर पर गुस्सा आया, जिसने उसे इस काम में झोंक दिया था। उसे तान्या पर दया सी आने लगी। उसने कहा, अगर तुम्हें कभी किसी भी तरह का खतरा महसूस हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करना, ठीक है? तान्या के होठों पर हल्की मुस्कान आई। प्रिंस राइजल बहुत ही दयालु व्यक्ति था, किंग एल्टानिन से बिल्कुल अलग। वो उसे जरूरत की जगह देता था, दबाव नहीं डालता था। उसे क्या पता था कि एल्टानिन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो उसके पास नहीं पहुंच जाती, और इस वक्त वह लगभग घबराहट के दौरे से जूझ रहा था। प्रिंस राइजल जल्दी से मुड़े और कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। युवा औरतें, राजा और आर्केनर्स के बारे में थोड़ा असहज मौन छा गया। तान्या ने अपने होठों को हल्के से काटा और कहा, मुझे नहाना है। ग्लेन उसे देख रहा था, इतनी छोटी और नाजुक लड़की जिसे उसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। वह सोचने लगा कि क्या उसे उसके साथ बाथरूम तक जाना चाहिए और बाहर पहरा देना चाहिए। बाथरूम पूर्वी छोर पर हैं। गलियारे से सीधा जाओ, वहीं मिलेंगे। तान्या ने अपने गाउन के किनारे उठाए और इंतजार करने लगी। ओह, ग्लेन को एहसास हुआ कि वो उसके जाने का इंतजार कर रही थी। मैं अपने कमरे के बाहर रहूंगा, जो तुम्हारे कमरे के ठीक पास है। वह भारी कदमों से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने मुड़कर कहा, शायद तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़े, क्योंकि बाथरूम साझा हैं और इस समय सब व्यस्त होंगे। लेकिन तान्या के पास इतना समय नहीं था। तान्या का कमरा छोटा और नम था, लेकिन मठ के कमरे से बेहतर था। इसमें एक छोटा सा बिस्तर, गद्दा और एक मेज के पास एक कुर्सी ही थी। फिर भी तान्या खुश थी। उसने अपना बैग खोला और उसमें से दूसरा यूनिफॉर्म, एक कैमिज और पेटिकोट निकाले। उसने अपनी गाउन और पेटिकोट उठाए और जल्दी से नहाने गई। चलते समय उसे क्वार्टर के पीछे कहीं से बहती नदी की कलकल सुनाई दी। पूरा भवन मठ में रहने वाली जगह की तुलना में मजबूत और ठोस था। अफसोस, बाथरूम में कोई खाली जगह नहीं थी। उसने दांत पीसे और भवन के दाईं ओर उस जगह की ओर भागी जहां एक छोटी नदी बह रही थी। तान्या ने देखा कि नदी घने पेड़ों के बीच कहीं छिप जाती थी, और वहीं उसने अपने हाथ और चेहरे को ठंडे पानी से धोया। वो नदी के किनारे बैठ गई, अपने पैर पानी में डालकर अपने दिमाग से चिंता और डर को दूर करने की कोशिश करने लगी। उसे अपना असाइनमेंट सफलतापूर्वक पूरा करना था और साफ दिमाग से काम लेना था। लेकिन राजा के आसपास उसे क्यों खतरा महसूस हो रहा था? पानी छिड़कते हुए उसके चोटों की जलन थोड़ी कम हुई। कैलमन के सींग, देखो कितनी बेहिचक यहाँ बैठी है। पीछे से एक तीखी महिला की आवाज आई।
तान्या ने अपने आप को ढकने के लिए गाउन पकड़ लिया। उसने पीछे देखा और दो लड़कियां जिनके बाल हल्के भूरे थे उसे गुस्से भरी हेजल आंखों से घूर रही थीं। ड्रका पैलेस के सेवक ऐसे रहते हैं क्या? इसी तरह राजा या अन्य कुलीनों को बहलाते हैं? तान्या कांपने लगी। नहीं मलाडी, उसने कहा। ये दोनों लड़कियां कुलीन लग रही थीं। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने थे और त्वचा बहुत सुंदर थी। आखिरकार उन्होंने उसे कैसे ढूंढ लिया? मुझे नहाने के लिए जगह नहीं मिली और इसलिए मैं यहाँ आई, उसने जोड़ा। एक ने अपनी आंखें तंग की। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, हम मोरवा को बताएंगे, मैं कसम खाती हूँ। दूसरी ने आंखें घुमाई। मोरवा को सजा देनी चाहिए, पहले हमें उसे सजा देनी होगी। मोरवा को देखकर खुशी होगी कि हमने उसे कैसे टक्कर दी। तान्या घबरा गई। वो अपने कपड़े लेने से पहले ही थप्पड़ और आंख में मुक्का खा गई। वो पीछे की ओर गिर पड़ी। उसे इतनी जोर से मारा गया कि उसे तारे दिखने लगे। ये सब बहुत अधिक हो गया था। जब उसने आंखें खोली उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठी थी और उसे अपने पैरों से खींच रही थी। खींचते समय उसके पीठ पर नदी के पत्थरों से चोट लगी। वह दर्द और क्रोध में चिल्लाई। जैसे ही उसके पैर पानी से बाहर आए उसने पूरी ताकत से उस लड़की को अपने बचाव में लात मारी, जिससे लड़की गिर गई। जदा, दूसरी लड़की चिल्लाई और उसकी ओर दौड़ी। इस हरामी ने तुम्हारे साथ क्या किया? और ना, पकड़ो उसे, जियादा चिल्लाई। औरना ने तान्या को पकड़ने की कोशिश की लेकिन तान्या ने उसे भी लात मारी। वो इन लड़कियों को जानती तक नहीं थी और वे अचानक उस पर हमला कर रही थी। अगले ही पल तान्या ने अपने कपड़े समेटे और उनके पीछे देखे बिना भाग गई। दौड़ते हुए उसने गाउन पहन लिया और केवल तब रुकी जब वह अपने कमरे तक पहुंच गई। भारी सांसें लेते हुए उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और दरवाजे से टिकी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उन लड़कियों को लात मारने की हिम्मत कैसे जुटाई। अगर ये लड़कियां फिर उसे देख लें और राजा को शिकायत करें तो? उन्होंने कहा था कि मोरवा उसकी मंगेतर बनने वाली है। हे भगवान, मैं किसी बुरे सपने में हूँ, उसने रोते हुए कहा। तान्या, ग्लेन की सुकून देने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या तुमने नहाया? उसने सिर से पैर तक उसकी जांच की। हाँ, उसने भारी सांस लेते हुए कहा और अपने उलझे बाल संवारते हुए। ग्लेन ने उसके चोटों को देखकर शक भरी नजर डाली और पूछा, और ये चोटें कैसे लगी? तान्या नहीं चाहती थी कि वो बताए कि वह बाथरूम की जगह नदी में नहा रही थी क्योंकि उसे लाइब्रेरी में 1 घंटे में पहुंचना था। कुछ नहीं, उसने उदासीन स्वर में कहा। अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसने मदद की पेशकश की। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। तान्या ने अपने बाल बांधे और कहा, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी। उसे तब तक छिपे रहना था जब तक वह सुनिश्चित न कर ले कि लड़कियां जा चुकी हैं, तभी वह निकलेगी। लेकिन अगर उन्होंने उसे यहाँ तक सूंघ लिया तो? ग्लेन जैसे ही जाने लगा उसने उसे आवाज दी, क्या आप मुझे बिना किसी को पता चले लाइब्रेरी ले जा सकते हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एल्टानिन लाइब्रेरी में बेताबी से इंतजार कर रहा था। उसने नहा लिया था, नाश्ता छोड़ दिया था और मेहमानों की तंग नजरों से बच गया था। उसने कमरा कई बार तंग हाथों से आगे पीछे चलकर घूम लिया था। वह सोच रहा था, वह अब तक क्यों नहीं आई? एक समय उसने सेवक क्वार्टर जाने का सोचा था, पर इससे उसके लिए अनावश्यक ध्यान आकर्षित होता। वो खिड़की के पास गया जहां उसकी नजर सुंदर बगीचों और कंकड़ वाली पगडंडियों पर गई जो एस्लाम जंगल तक जाती थी। एस्लाम अजीब तरह से सुंदर था, खासकर सुबह जब सूर्य की पहली सुनहरी किरणें पड़ती थीं। कम लोग जानते थे कि जंगल कितना विशाल है। ये ड्रका और पेगसी के बाहरी इलाके तक फैला हुआ था। जब भी वह पेगसी की ओर दौड़ा था उसे सीमा पर अजीब दुष्ट जादू महसूस हुआ था। यह इतना खतरनाक था कि वो हमेशा पहले मुड़ जाता। एल्टानिन गहरी सोच में था कि तभी धीरे से दरवाजे पर खटखट सुनाई दी। वह भौहें ताने कमरे में गया और दरवाजा खोला। उसने देखा कि तान्या खड़ी थी, बाल गीले, कीचड़ लगे और उसकी आंख के चारों ओर नीला निशान बढ़ गया था। उसके गाल पर उंगलियों के निशान थे। ठंडा सा एहसास उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे चला गया जब उसने उसकी आंखों में देखा। तुम कहाँ थी? वह घबराए स्वर में पूछा। उसने उसका हाथ पकड़ा, अंदर खींचा और दरवाजा बंद किया। क्या तुम्हारे साथ मेरे महल में हमला हुआ? ये किसने किया? एल्टानिन ने उसे सिर से पैर तक देखा, गुस्से में कांपते हुए। उसका चेहरा इतनी चोटों से भरा था कि उसके भेड़िए को उन सभी को मार डालने का मन कर रहा था जिन्होंने ये किया। उसने अपने कांपते हाथ से उसके गाल, आंखें और फिर हाथों को छुआ। उसके शरीर का हर हिस्सा एक साथ बंधन की चिंगारियों या गुस्से से झकझोर गया। उसने उसके कलाई पकड़ी और उसे एक कुशन वाली कुर्सी की ओर खींचा, जहां उसने उसे पलटा ताकि उसकी पीठ उसकी ओर हो। वो उसके स्पर्श से कांप रही थी और वो उसकी बढ़ी हुई हृदय गति महसूस कर सकता था। उसका हाथ धीरे धीरे उसके मुंह पर आया और तान्या प्रतिक्रिया देने से पहले उसने पीछे से उसका गाउन फाड़ दिया। तान्या की चौंकने और डर की चीख उसके हाथ की हथेली में दब गई। शुश, उसने फुसफुसाया और तान्या उसकी छाती से सिहरते हुए शांत हो गई। उसके हाथ उसकी कलाई पर थे। एल्टानिन ने देखा कि उसके निशानों पर सूखी खून लगी थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ नए भी थे। क्या तुम गिर गई? उसने गहरी और गुस्से भरी आवाज में पूछा। तान्या ने सिर हिलाया। उसके कंधे कठोर हो गए और सांसें उथली हो गईं। क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? एक और सिर हिलाना। वो उस कमीने को अपने दांतों से मार डालने और उसका खून उसके पैरों पर चढ़ाने को तैयार था। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। कांपते होठों से उसने कहा, यहाँ मेरा इंतजार करो।
यहाँ से बाहर मत जाना, मैं तुरंत लौटूंगा। लेकिन यह एक आदेश है। गुस्से में उसने उसे बीच में ही रोक दिया। हाँ योर हाइनेस, उसने उसकी बात मान ली। वो नहीं चाहता था कि गार्ड उसके यहाँ होने के बारे में जाने। इसलिए लाइब्रेरी में खुलने वाले एक छिपे हुए सुरंग का इस्तेमाल करते हुए वो हीलर के कमरे में गया और हीलिंग पोटियन की एक बोतल, यारो और हनी पेस्ट ले आया। फिर एक छिपे हुए रास्ते से वह अपने कमरे में गया, जहां उसने अपनी अलमारी से तान्या के लिए सबसे छोटे साइज की ट्यूनिक और पैंट ली और उन्हें अपनी शर्ट के अंदर छुपा दिया ताकि वह पहन सके। वो केवल एक पुरानी ग्रे गाउन पहने थी और वह निश्चित था कि आज सुबह उसने जो बैग कसकर पकड़ा था उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। जब वह लौटा, जो उसके लिए अनंत जैसा लग रहा था क्योंकि वह बहुत अधीर था, उसने पाया कि वह अभी भी उसका इंतजार कर रही थी और कहीं नहीं गई थी। ये सोचकर कि उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसे राहत मिली। वह अपनी पुरानी गाउन पकड़े खड़ी थी। जब उसने उसे देखा तो वह उसकी नजर के नीचे कांप गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह सुन सकता था। वह उसकी ओर बढ़ा और चीजें एक साइड टेबल पर रख दी। बिना बोले एल्टानिन उसके पीछे गया, जार खोला, पेस्ट का बड़ा हिस्सा लिया और उसे धीरे धीरे उसके घावों पर लगाया। वो उसके स्पर्श से जम गई। मुझे माफ करो, उसने कहा और पेस्ट लगाया। थोड़ा जलन होगी। ये वही पेस्ट था जो उसके हीलर युद्धों में घायल सैनिकों के लिए ले जाते थे, लेकिन ये जल्दी ठीक करने में मदद करेगा। जब उसने उसकी त्वचा पर पेस्ट की लाइन खींची तो उसकी उंगलियों के पीछे हल्की चमकती सफेद रोशनी दिखाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो ये हर बार उसके पीछे चलती। एक पल के लिए उसने रुककर अपनी त्वचा पर गूज़बम्प्स महसूस किए। एल्टानिन हैरान और चकित था। क्या हो रहा था? वह गहरी सांस छोड़ने ही वाला था कि उसने तान्या की हल्की रोती आवाज सुनी। उसके होठों से मर्मस्पर्शी रोने की आवाज आई। ये सुनकर उसके सीने में भारीपन उतर गया। मत रो, उसने गहरी आवाज में कहा, चमकती रोशनी को पूरी तरह भूलते हुए। कृपया, उसने धीरे से उसके पीठ पर और पेस्ट लगाया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि किसी महिला का रोना उसे इतना प्रभावित कर सकता है। जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर मैं पेस्ट नहीं लगाऊंगा तो संक्रमण हो सकता है, उसने समझाया। वह भेड़िए जैसी नहीं थी और उसका हीलिंग प्रोसेस सामान्य भेड़ियों की तुलना में धीमा था। और अगर वह अपनी मेट की देखभाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब उसने उसके पीठ, हाथों, चेहरे और टखनों पर पेस्ट लगा लिया तो उसने किनारा लिया और अपना हाथ उसकी फटी गाउन से साफ किया। वह अपनी कुर्सी की ओर गया जहां उसने पहले से तैयार कपड़े रखे थे और उन्हें उसे दे दिया। इन्हें पहन लो जब तक मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं लाता। वह वहां खड़ी थी, कांपती और डरती हुई जैसे शिकार के मौसम में हिरनी। कांपते हाथों से उसने कपड़े लिए। मैं इन्हें कहाँ बदल सकती हूँ? उसने पूछा, आंसू पोंछते हुए। भले ही उसकी त्वचा जल रही थी, एल्टानिन देख सकता था कि वो किसी भी दर्द को अपने चेहरे पर नहीं दिखाएगी। उसकी आंखों में डर और चिंता थी और उसने गाउन गिरने से रोकने के लिए अपना खाली हाथ अपने सीने पर रखा। वह चाहता था कि वह उसका चेहरा पकड़कर अंगुली से आंसू पोंछे, उसके होंठ चूमे, उसे अपनी गोदी में बैठाए, उसे सहलाए जब तक कि वह शांत न हो जाए और फिर शायद उसे कपड़े बदलने दे। तुम उन स्क्रीन के पीछे जा सकती हो, उसने कहा और लकड़ी की 2 स्क्रीन की ओर इशारा किया जिन पर लिनेन फोल्ड पैटर्न उकेरा हुआ था। तान्या स्क्रीन के पीछे चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी बची हुई गाउन उतारी। उसका सिलहूट दिखाई दिया। उसका खून उसके भीतर दौड़ गया और उसके ब्रिचेस सख्त हो गए। वो अपनी नजर को हटाना चाहता था लेकिन असमर्थ था। उसके भेड़िए ने भीतर से उसे अपनी मेट के पास जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन एल्टानिन जानता था कि अगर वह स्क्रीन के पीछे गया तो उसकी हिरनी कूदकर भाग जाएगी। इसलिए उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया और नाखूनों को अपनी त्वचा में गड़ा लिया। वो एक अलौकिक प्राणी थी जिसे संभाल कर ही रखना था। वह तितली जैसी हल्की थी और वह अरानिया का सबसे शक्तिशाली भेड़िए वाला राजा था। वो गरजता हुआ सिर उठाकर थोड़ी देर के लिए छत की ओर देखने लगा। उसने आंखें बंद की और याद किया कि उसने कितनी बार नग्न महिलाओं को देखा और कैसे उन्होंने कहा कि वे खुशी खुशी कुछ चुंबनों के बाद अपने कपड़े उतार देंगी, लेकिन तान्या, भगवान उसकी मदद करें, इस अवस्था में भी कौन सा आदमी उसके नग्न सिलहूट को देखकर अपनी ब्रिचेस सख्त नहीं करेगा? वो निश्चित था कि उसके सारे सपने उसके साथ भरे होंगे, उसे कोई शांति नहीं मिलेगी, जैसे कि पहले से ही पर्याप्त नहीं था। उसने भारी सांस ली और जब उसने उसकी सिलहूट की ओर देखा तो उसने देखा कि वो उसकी ट्यूनिक खोल रही थी और लंबे समय तक उसे घूर रही थी। प्रत्याशा बढ़ी। यह उसके 5 अलमारियों में से सबसे छोटे कपड़े थे। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने उसकी ट्यूनिक पहन ली। वो उसमें डूब गई क्योंकि ट्यूनिक उसके घुटनों तक गिर रही थी और उसके हाथ आस्तीन में दब गए थे। एल्टानिन हंसा। वो कितनी प्यारी थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने जल्दी से अपनी मेज के पीछे गया, कुर्सी पर बैठा और पैर क्रॉस किए। लेकिन ये स्थिति उसकी लंबाई के कारण बेहद दर्दनाक थी। उसकी नजर दाईं ओर गई जहां आधिकारिक कागजों का ढेर था और उसने दिन की सभी जरूरी जिम्मेदारियों के बारे में सोचा। वो एक भी याद नहीं कर सका। कपड़ों की सरसराहट से पता चला कि उसने कपड़े पहन लिए थे और बाकी कपड़े जमीन से उठा रही थी। जब तान्या स्क्रीन के पीछे से निकली, वह इतनी कपड़ों में डूबी हुई थी कि केवल उसका सिर ऊपर दिखाई दे रहा था। उसने आस्तीन ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन वे वापस नीचे गिर गईं। अपनी कुर्सी छोड़कर वो उसकी मदद करने के लिए उठ गया। मैं इन्हें कहाँ फेंक दूं?
उसने नर्म आवाज में शर्म और डर के मिश्रण के साथ पूछा। क्या तुम घायल हो? उसने धीमी चिंता भरी आवाज में पूछा, उसकी नजर उसके अंग पर टिकी। कुछ अंदर सूजा हुआ है। उसकी मेट इतनी भोली क्यों थी? एल्टानिन अंदर से गरजा। एल्टानिन ने कपड़ों का ढेर उठाया और कचरे में फेंक दिया, फिर उसे आग लगा दी। जब कचरे में आग लगी, उसने उसके आस्तीन को कोहनियों के ठीक नीचे तक रोल किया और फिर ब्रीचेस पहनाने में मदद की, उन्हें उसकी कमर पर लपेटा और फीता बांधा। उसे महसूस हो रहा था कि वो झिझक रही है, उसका शरीर तना हुआ था। जब वो उसके कपड़े पहन गई, तो उसने पीछे हटकर अपने काम की प्रशंसा की और देखा कि वो उसकी ओर उल्लू जैसी आंखों से झपक रही थी, जैसे पूछ रही हो, अब क्या? एल्टानिन का गला उभरा। क्या वह और भी प्यारी हो सकती थी? उसके मन में यह विचार दौड़ गया कि यह नाजुक प्राणी अकेले सेवकों के क्वार्टर में रहने वाली है और यह उसे बेचैन कर रहा था। मुझे क्या करना होगा, योर हाइनेस? उसने पूछा। उसकी खूबसूरत नीली हरी आंखें उसकी ओर केंद्रित थीं। उसका सवाल उसे वास्तविकता में ले आया। अपने काम को भूलकर उसने जवाब में पूछा, क्या आज सुबह तुम्हें किसी झगड़े का सामना करना पड़ा या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसे जवाब चाहिए था और जल्दी। मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं, उसने सिर झुकाते हुए कहा। लेकिन मैंने उनके नाम सुने, जियाडा और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं। एल्टानिन सख्त हो गया। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? वह सोच रहा था कि मोरवा की दोस्तें सेवकों के क्वार्टर तक कैसे पहुंची। फिर उसे याद आया कि उसके पिता ने मोरवा को पैलेस टूर पर ले लिया था। उसका दल शायद उससे दूर चला गया या खो गया। उसके शब्द उसे उसके विचारों से बाहर ले आए। तान्या डर और चिंता के साथ उसकी ओर देख रही थी। उसने विनती की, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। कृपया उनके खिलाफ कुछ मत कीजिए, नहीं तो वे मुझे फिर से हमला कर सकते हैं। और मेरी स्थिति में, मैं किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती। उसने ये कहते हुए अपने होंठ और थोड़ी कांपते हुए कहा। एल्टानिन ने अपनी आंखें सन करी और वह झुकी। अस्वीकार्य। उसके सीने में क्रोध फट पड़ा और उसकी दृष्टि लाल हो गई जब उसने कल्पना की कि उसकी मेट को फिर से मारा जा रहा है। वो उन्हें सबक सिखाने वाला था। वो उन्हें सजा देने वाला था। कैसे वे उसकी छोटी मेट के साथ उसके पैलेस में, उसकी सुरक्षा में ऐसा कर सकते थे? अगर वह ये नहीं बताने वाली कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वह किसी न किसी तरह पता लगा ही लेगा। मैं इन्हें खून से सजा दूंगा। कृपया मत कीजिए, उसने विनती की। ये बहुत सामान्य है। ये पहली बार नहीं है कि मुझे ऐसा पीटा गया है। उसने अपने पैर हिलाए। जब मैं मठ में थी, मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने उन 2 लड़कियों को ठोकर मारी और उनसे भाग गई। अगर आप किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे, तो शायद वे पूरी घटना भूल जाएं। एल्टानिन झपकी ले गया, उसकी यह कोशिश देखकर कि वह घटना को छुपाए रखने की कोशिश कर रही थी, भले ही वह बुरी तरह घायल थी। इससे उसे और ज्यादा सुरक्षित रखने की इच्छा हुई। उसके भेड़िए ने दुखी होकर फुसफुसाया, उसे इतना आघात मिला है। हमें अपनी मेट की रक्षा करनी चाहिए। एल्टानिन ने उनके बीच की दूरी बंद की और बिना किसी रोक टोक के उसे गले लगा लिया। उसने उसकी झिझक और शारीरिक संघर्ष महसूस किया, जो बिल्ली की तरह कमजोर था। शुश, उसने कहा, अपनी मजबूत बाहों से उसे घेरते हुए और उसके बालों को धीरे सहलाते हुए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उसके शरीर ने उसके बाहों में उसे पकड़कर गिटार की तरह झनकार किया और उसकी हलचल के बावजूद उसने उसे वहीं रखा, उसकी शांत करने वाली खुशबू को महसूस करते हुए। एल्टानिन की बाहों में रहते हुए तान्या तंग गई। क्यों कोई राजा जैसे एल्टानिन उसे गले लगाए और उसे सांत्वना दे? वो उसके प्रति बहुत दयालु था, शायद उसके सभी चोटों को देखकर उसे तरस आया। वो इतनी नजदीकी की आदत में नहीं थी। उसे याद नहीं था कि उसके शराबी दादी ने उसे कभी गले लगाया हो और उसके माता पिता की यादें केवल दुर्स्वप्न थीं। खून, हिंसा, जादू की झलक, चीखें, विलाप। आप क्या कर रहे हैं, योर हाइनेस? उसने धीरे से पूछा। एक राजा के लिए यह व्यवहार अनुचित है। अगर कोई लाइब्रेरी में आता है और आपको इस तरह मेरे साथ देखता है। उसने उसकी थोड़ी डर के बावजूद याद दिलाया। एल्टानिन की आंखें बंद थीं और उसकी थोड़ी उसके सिर पर थी, जिसे उसने अपने बड़े हाथ से छाती के खिलाफ दबाया था। उसने पूरी कोशिश की कि उसके पकड़ से बाहर निकले, लेकिन वो असफल रही। आदमी बहुत मजबूत था। उसने कहा, जैसे सवाल पूछ रहा हो, लेकिन स्पष्ट रूप से सुन नहीं रहा था। उसे छोड़ने की बजाय उसने उसका सिर अपनी छाती में मोड़ दिया ताकि अब उसकी नाक और होंठ उसके खिलाफ दब रहे। योर हाइनेस, उसने फिर से कहा, उसकी आवाज घुटी हुई। उसने जो अगला कहा, वो कुछ ऐसा था जैसे प्लीसी लेव में। उसकी छाती गड़गड़ाई। उसके छाती के खिलाफ धकेले जाने पर उसने कई बार खुद को मुक्त करने की कमजोर कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उसने इसे स्वीकार कर लिया और अपनी व्यर्थ की लड़ाई बंद कर दी। कुछ ही क्षण बाद, जब एल्टानिन को बेहतर महसूस हुआ, उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसके हाथ उसके कंधों पर थे। तुमने क्या कहा? उसने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, अब 100 गुना बेहतर महसूस करते हुए। उल्लू जैसी बड़ी आंखों के साथ उसने उसे देखा। तान्या जानती थी कि उसने उसकी कही एक भी बात नहीं सुनी। जिस तरह उसने उसे अपने पास दबाया था, वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसके गालों पर हजारों रंग की लाली छा गई। उसने कहा, योर हाइनेस, ये व्यवहार अनुचित है। अगर कोई अंदर आए और हमें इस स्थिति में देखे तो मुझे लगता है कि हमें काम शुरू करना चाहिए।
उसने एक बार झपकी ली और फिर दोबारा जब उसने देखा कि वह अभी भी उन आंखों से उसे घूर रहा है जो रात की तरह गहरी थी। उसने उसे एक पल के लिए नापा और फिर कहा, पहले, कोई मेरी अनुमति के बिना अंदर नहीं आएगा। दूसरा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है अगर वे मुझे इस तरह देखें? और उसने अपने हाथ नीचे किए और उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई। मुझे लगता है तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें गले लगाऊं। वह जानता था कि वह नहीं चाहती, लेकिन वह शर्मनाक भेड़िए के रूप में चाहता था। एक मेट के रूप में ये प्राकृतिक लगा। इस दुनिया की कई महिलाएं उसकी बाहों में होने के लिए एक दूसरे से लड़ती। वह हंसा और यह छोटी यह कह रही थी कि यह अनुचित है। मनुष्य बिल्कुल ही शर्मीला था। मैंने नहीं किया, उसने तुरंत कहा। उसने तुरंत अपनी होंठ को काटा और सिर झुका लिया। कितनी मूर्खता थी कि उसने कहा कि यह अनुचित है। आखिर वह राजा था, वह जो चाहे कर सकता था, बस उसके साथ नहीं। उसके कंधों पर हाथों का वजन शीशे जैसा भारी लग रहा था। उसके गालों पर उठी लाली उसके कानों तक पहुंच गई थी। एल्टानिन ने उत्तर दिया, यह अनुचित नहीं है। लेकिन तुम, यह अनुचित है, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा और अपना चेहरा उठाया। उसने उसे याद दिलाया, मैंने सुना है कि आप प्रिंसेस मोरवा के साथ सगाई करने वाले हैं। उसने ये शब्द कहते हुए अंदर ही अंदर कुछ मोड़ महसूस किया। उसने उसे सिकुड़ते हुए देखा। कृपया मुझे वो किताबें दीजिए जिनका मुझे अनुवाद करना है, उसने तुरंत जोड़ा ताकि अजीब एहसास दबा सके। एल्टानिन का चेहरा अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने उस पर बर्फ का बाल्टी फेंक दिया हो। उसकी चेहरे की हड्डी इतनी तीखी दिख रही थी कि मानो वह धातु काट सकती हो। अचानक ही उसने उसकी ओर से मुड़कर अपनी मेज की तरफ चलना शुरू किया। वह बाईं ओर रखी अलमारियों के दूर के सिरे तक गया। उसने झुककर लॉक खोलने के बाद नीचे लगे हैंडल को घुमाया। अलमारी का छोटा दरवाजा गंध की आवाज के साथ खुला। उसने एक लाल चमड़े की बाइंडिंग वाला ग्रिमोया निकाला और पैनल बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही और जोर से गंध की आवाज हुई, जैसे वह अपने मालिक की अनुपस्थिति से नाखुश हो। एल्टानिन ने अपने हाथ को कुछ समय के लिए उस पर रखा, जब तक दरवाजा यह आवाज देना बंद नहीं कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अलमारी को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। जब वो फिर उसकी ओर मुड़ा, उसने देखा कि तान्या पुस्तकालय के ठंडे हट के पास खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जहां सुबह की रोशनी खिड़की से छनकर उसे घेर रही थी। वो वहां अथियरियल लग रही थी, सूरज की हल्की किरणों में लिपटी हुई। वो हिरन जैसी आंखों से उसे देख रही थी, उसके ट्यूनिक और ब्रीचेस में एक फीकी रानी की तरह। मोरवा का नाम सुनकर वह पहले गुस्से में था, लेकिन अब उसके कपड़ों में वह उसे देखकर उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। एक बार फिर उसने महसूस किया कि वो उसे छूना चाहता है, उसके लंबे रेशमी बालों से खेलना और उसके पूरे चेहरे पर किस करना चाहता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने शांत चेहरा बनाए रखने की कोशिश की। वो उसके पास आया और आधा उम्मीद करते हुए कि वह अशिष्ट बातें कहेगी, उसने ग्रिमोया हाथ में लेकर उसके चारों ओर चक्कर लगाया, उसकी खुशबू सिट्रसी और धुंधली सांस में भरते हुए। उससे दूर रह पाना असंभव था। वो अनछुई, पूरी तरह मासूम थी और आकर्षण की दुनिया से अनजान थी। शायद उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब वो उसके सामने खड़ा हुआ, उसने देखा कि उसने अपना सिर झुका लिया था। उन विचारों को अपने मन से निकालते हुए उसने पूछा, तुम किस प्राचीन भाषा में सबसे अच्छी हो? ज़ालिस, उसने तुरंत उत्तर दिया। बैठो, उसने कहा, अपनी थोड़ी से बगल में रखे कुशन वाले कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। अपनी आस्तीनें थोड़ी और ऊपर करते हुए वह बैठ गई और उसकी आंखें ग्रिमोया पर टिकी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ खिला हो। उसे नहीं पता था कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने गहरी सांस ली, जैसे पुराने कागज की खुशबू और जादू की, जिसके बारे में उसने कभी मठ में बोलने की हिम्मत नहीं की थी, सूंघ रही हो। यह विडंबना उसके लिए व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि मठ वह जगह थी जहां जादू अपने दूसरे घर की तरह रहता था। ग्रिमोया की रीढ़ पर कोई नाम नहीं था, केवल गुलाब की बेल लंबाई भर फैली हुई थी। यह अजीब था क्योंकि सभी ग्रिमायरों पर लेखक या इस मामले में जादूगर का नाम लिखा होता था। एल्टानिन ने ग्रिमोया का पहला पृष्ठ खोला और उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। क्या तुम उन शब्दों को जानती हो जो इसे पढ़ने योग्य बना सकें? तान्या ने खाली पृष्ठ पर ध्यान केंद्रित किया और फिर आंखें बंद कर ली। यह ज़ालस नहीं था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पृष्ठ को देखा। यह इसगिश थी, एक कम जानी पहचानी प्राचीन भाषा। यह ज़ालस नहीं है, ये ग्रिमोया इसगिश में लिखा है। क्या तुम इसे खोल सकती हो? उसने पूछा। उसने एक बार सिर हिलाया। जिन शब्दों को उसे बोलना था वे ग्रिमोया के साथ एक समझौते की तरह होंगे, ताकि इसे सही ढंग से पढ़ा जा सके। उसने इस गश में फुसफुसाया, इच्छा मनीनो या गीजा निनारी कुकोमा केली, अंधेरे शब्दों को बुलाओ, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें सही पढ़ूंगी। एक हल्की हवा पृष्ठ पर बहकर पहली पत्ती को पलट गई और दूसरी पत्ती पर लिखा पाठ प्रकट हुआ। एल्टानिन के भीतर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसने उसकी फ्लॉलेस मंत्रोच्चारण सुनकर तेज सांस ली। वह इस भाषा को नहीं जानता था, लेकिन निश्चित था कि उसकी इंटोनेशन सही थी और इसने ग्रिमोया को खोलने और पाठ दिखाने के लिए बाध्य किया। उसकी नजर ग्रिमोया से तान्या पर गई, जब उसका मुंह खुला रह गया। वो उसके सिर के ऊपर झुका। तुम मठ में अच्छी तरह पढ़ाई की हो, उसने कहा, मेनकर की छात्रा की प्रशंसा करते हुए। शमन ने उसे पढ़ाने में बहुत रुचि दिखाई थी।
मेनकर अच्छे शिक्षक हैं। तान्या के होंठ हल्की मुस्कान में मुड़े जब उसने ग्रिमोया की ओर देखा। उसके गालों पर हल्का ब्लश आया और उसकी आंखें चांद की तरह क्रेसेंट में बदल गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आपका हाइनेस ने मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुझे सभी प्राचीन भाषाएं सीखने की अनुमति दी क्योंकि मैं चाहती थी। मठ में नौकर पढ़ने या लिखने की अनुमति नहीं रखते, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं बिना किसी औपचारिक ज्ञान के पढ़ और लिख सकती हूँ, तो उन्होंने मेरी प्राचीन भाषाएं सीखने की अनुमति दे दी, हालांकि अनिच्छा के साथ। उसके बाद उन्होंने मुझे पुस्तकालय से किताबें उधार लेने दी, लेकिन मैंने खुद से सीख लिया। उसका ब्लश उसके गले और ट्यूनिक के नीचे फैल गया। ये पहली बार था जब उसने किसी से यह बात कही। उसने याद किया कि जब वह सिर्फ 14 साल की थी, उसने सेटस मठ में पुस्तकालय के ठीक ऊपर के संकरे और निचले अटारी पर चढ़ाई की थी। उसने पुराने और टूटे हुए छत के तख्तों का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए किया। उसने अपने हाथ और घुटनों का उपयोग करके संकरी अटारी में रेंगते हुए हवा में चूहों की गंदगी और फफूंदी की गंध सहन की। अंधेरे में तान्या ने एक ढीले बोर्ड के पीछे हाथ डालकर उसे थोड़ा सरकाया और अंडाकार छेद से उन भिक्षुओं को देखा जो किताबों को गर्व से पढ़ रहे थे। ओह, वो उन्हें कितना ईर्ष्या करती थी। उसने अपने मास्टर से उन्नत भाषाओं की किताब मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसे सीधे मना कर दिया। तान्या ने उस किताब को याद किया जो नीचे वाला भिक्षु पढ़ रहा था। उसने उसे 5 दिन तक पीछा किया क्योंकि वह प्राचीन जालिस लिपि पढ़ रहा था। भिक्षु शायद ही 3 पृष्ठ पढ़ता और फिर हमेशा की तरह किताब के पास सो जाता। जल्दी से उसने अपनी गाउन की आंतरिक जगह से कागज का टुकड़ा निकाला जो उसने कचरे से चुराया था, और एक चम्मच। उसने प्राचीन प्रतीकों की नकल करना शुरू किया। उसे जल्दी करना था। कागज पलटते समय उसने अपने कोहनी ढीले बोर्ड पर टिका दिए। बोर्ड उसके नीचे टूट गया, जिससे उसका हाथ छेद में गिरा और वह सड़े हुए लकड़ी में कंधों तक डूब गई। सो रहे भिक्षु ने हिलकर ऊपर देखा और उसकी बाहों को देखा जो छत से लटक रही थीं। उसने जल्दी कदमों की आवाज सुनी और देखा कि 2 लोग उसकी ओर ताक रहे थे। तान्या का रंग फीका पड़ गया। यह आखिरी चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। नीचे आओ। वह छत से छेद के जरिए निकलने में सफल रही। फिर उसने उसमें से कूदकर जमीन पर उतरी फुर्ती से। तान्या, तुम मूर्ख दासी, लाइब्रेरियन ने डांट लगाई, उसकी भूरी आंखें सख्त। दूसरा भिक्षु उसे घूरता रहा क्योंकि उसने अपने बालों से मकड़ी के जाले हटाए और अपनी गाउन से धूल झाड़ा। मैं माफी चाहती हूँ, उसने कहा उनकी घूरती निगाहों के सामने। तुमसे कितनी बार पकड़ पाई यहाँ तान्या? लाइब्रेरियन ने पूछा, अपने हाथ सीने पर क्रॉस किए। ये चौथी बार है मेरे प्रभु, उसने मासूमियत से जवाब दिया। गुस्से में लाइब्रेरियन ने उसका ऊपरी हाथ पकड़ लिया और उसे पुस्तकालय से खींचकर बाहर ले गया, जबकि उसने कागज और चम्मच को मजबूती से पकड़ा और दूसरा भिक्षु उसे घूरते हुए मुस्कुराया। अगली बात तान्या को पता चली कि उसे डंगन में फेंक दिया गया, उसके मास्टर के आदमी द्वारा पीटने के बाद, जिसे उसने बाद में जाना कि वह उसका झुकता हुआ जासूस था। यह अच्छा है, एल्टानीन की तेज आवाज ने उसे वर्तमान में वापस लाया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पाठ की भाषा को पढ़ो और सामान्य भाषा में बदलो। हाँ, योर हाइनेस, उसने जवाब दिया, सतर्क हो गई। वो उसके इतने करीब था कि उसके शरीर की गर्मी को नजरअंदाज करना असंभव था। जैसे ही यह पूरा होगा, मेरे पास और काम है, उसने कहा, उसे देखने के लिए मजबूर करते हुए। हाँ, योर हाइनेस, तान्या ने बड़ी आंखों से कहा। उनके चेहरे इतने करीब थे कि उसने सोचा अगर वह थोड़ा और निकट आया तो उनकी नाक और होंठ आपस में छू सकते थे। और पहली बार तान्या ने उसके सुंदर धनुषाकार होंठों को देखा। एक याद उसके दिमाग में चमकी। ये जैसे डेजा वू था। उसने महसूस किया कि वो उसी आदमी को देख रही थी जिसे उसने पिछले दौरे में महल में देखा था। उसका दिल थम सा गया। राजा इतने सुंदर थे। क्यों उसकी यादें इतनी उलझी हुई थीं कि उसने पिछले बार देखे गए आदमी की विशेषताएं याद नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिमाग से सभी चित्र मिटा दिए हों और जल्दी में किया हो, क्योंकि इसका धुंध अभी भी वहां थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी असहाय महसूस नहीं की थी। तुम क्या सोच रही हो? उसने पूछा। उसने उसकी आंखों में झपकी। कुछ नहीं, योर हाइनेस। उसने उम्मीद की कि जब भी वह पास हो, उसका दिल इतनी जोर से धड़कना बंद कर दे, और उसने आशा की कि वह पीछे हटे। लेकिन एल्टानीन, तान्या राजा के खूबसूरत चेहरे को देखे बिना नहीं रह सकी। उसकी सांस रुक गई जब उसने याद करने की कोशिश की कि उसे पहले कहाँ देखा था। ये पहली बार था जब उसकी याददाश्त ने उसका साथ छोड़ दिया। शायद वह गलत थी, शायद वह बस कल्पना कर रही थी। वहीं एल्टानीन जितनी देर हो सकी उसके जितना करीब हो सकता था रहा। उसकी नजरें उसके माथे पर टिकी, फिर उसकी घनी पलकों पर जो उसके गालों पर परछाइयां डाल रही थी, फिर उसके गालों की हड्डियों पर, उन पर मखमली त्वचा पर जिसे वह छूना चाहता था, फिर उसकी सीधी नाक पर जो थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, और फिर उसकी ठुड्डी पर। ऐसा लग रहा था मानो देवताओं ने उसे दुनिया में भेजने से पहले इस कृति को रचने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया हो। एक बाल उसके होठों को छू रहा था। मानो मंत्रमुग्धा होकर उसने अपना हाथ उसके होठों के कोने पर ले जाकर उस बाल को हटाया और इस दौरान उसकी त्वचा को छूने का मौका लिया। इस छोटे से स्पर्श ने उसे विद्युतित कर दिया और उसका सिर चकराने लगा। हे देवताओं, वो कितना चाहता था कि उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा ले और उसकी त्वचा को छूमे, उसके नीचे के कपड़े उतार दे और अपने उत्तेजित लिंग को उसकी जांघों के बीच में घुसा दे।
वह जानता था कि ऐसे कामुक विचार तब तक उसे सताते रहेंगे जब तक वो उस पर दावा नहीं कर लेता और उसे अपना निशान नहीं दे देता। उसने देखा कि उसके कंधे तंग गए और उसमें घबराहट घर कर रही थी। अपने विचारों पर काबू पाते हुए वह सीधा खड़ा हुआ, मेज के चारों ओर घूमा और अपनी कुर्सी पर वापस आकर शान से बैठ गया। पहले तो तान्या एक पल के लिए रुकी, ये देखते हुए कि क्या वह चला जाएगा। उसने एक भौं उठाए और सिर हल्का सा झुकाकर उसकी ओर देखता रहा। क्या आपको अपने शाही कर्तव्यों का पालन करने नहीं जाना है, योर हाइनेस? उसने पूछा, इस उम्मीद में कि वह चला जाएगा और उसे कम अजीब लगेगा। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह चिपक जाने वाला सा व्यवहार कर रहा है। उसने आंखें सिकुड़ी और अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी। उसने अपनी उंगलियों का स्पर्श कराया और उन पर अपनी ठुड्डी टिका ली। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी वही नहीं कर रहा हूँ? वो अपनी जोड़ी को लाइब्रेरी में अकेला कैसे छोड़ सकता था? लाइब्रेरी के बाहर गलियारे में पहरेदार थे, लेकिन वे सभी मर्द थे और वह अभी तक उसकी नहीं हुई थी। तान्या ने एक बार फिर 2 बार पलकें झपकाईं। उसके तेज प्रभाव में वह सिकुड़ गई और फिर सिर नीचा कर लिया। राजकुमारी मोरवा शायद आपका इंतजार कर रही होंगी, वो बुदबुदाए। एल्टानिन समझ गया कि तान्या उसे भगाने के लिए मोरवा का नाम ले रही थी, मानो वह उस औरत के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए उसने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे देखता रहा। यह महसूस करके कि वह जल्दी नहीं जाने वाला, तान्या ने अपनी गर्दन रगड़ी और ग्रंथ में लिखे पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया। और वह सोच रहा था कि क्या वह कभी उसे देखना बंद कर पाएगा। उसके होठों से एक सांस निकल गई। उसे अपनी जोड़ी मिल जाने पर वह कितना अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। निश्चित रूप से राइजल को जलन होगी अगर उसे पता चला कि उसे अपनी जोड़ी मिल गई है, जबकि वह अभी भी तलाश में है। राजकुमारी मोरवा उसकी नजर में जहन्नुम में जा सकती थी। हालांकि उसे याद आया कि उसे उसके साथ सावधानी से पेश आना था। उसे बेहम को नाराज किए बिना और दुनिया को बताए बिना कि उसे अपनी खोई हुई रत्न मिल गई है, उसे वापस भेजना था। एक बार जब वह चली जाएगी, वह धीरे धीरे तान्या को बाहर लाएगा और उसे अपने पिता, माँ, कबीले और फिर दुनिया के सामने उससे शादी करके पेश करेगा। तभी उसने एक हल्की गुड़गुड़ाहट सुनी। उसे अचानक याद आया कि उसने शायद कुछ खाया नहीं होगा। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे तुरंत खिलाने की एक तीव्र इच्छा उसके सीने में उठी। वह कैसे भूल सकता था कि वह भूखी थी। अंदर ही अंदर खुद को डांटते हुए वह उसके लिए खाना लाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने उसे चेतावनी दी, मैं जा रहा हूँ लेकिन थोड़ी देर में वापस आऊंगा। इस लाइब्रेरी के बाहर मत जाना, और मेरा मतलब है बिल्कुल मत जाना। तान्या ने तेजी से सिर उठाया और उसकी धमकी भरी चेहरे की मुद्रा देखकर अपनी कुर्सी में सिकुड़ गई। जी योर हाइनेस, उसने भर्राई आवाज में कहा, लेकिन उसे राहत थी कि वह उसे कुछ जगह देने वाला था। उस दौरान वह आराम कर लेगी। उसे यकीन था कि वह दोपहर या शाम तक वापस नहीं आएगा। एल्टानिन लाइब्रेरी से बाहर निकला और दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। उसने सुना कि उसने अपने पहरेदारों को कुछ हिदायत दे रहा है। गलियारे में जल्दी जल्दी कदमों की आवाज आई और फिर कुछ और हिदायतें, मानो कोई हलचल सी शुरू हो गई हो। तान्या ने अपनी नजर वापस ग्रंथ पर डाली और पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। उसने दाबात से कलम निकाली और अपने सामने रखे खाली कागज पर अनुवादित पाठ लिखना शुरू कर दिया। भले ही इसगश दूसरी प्राचीन भाषाओं के मुकाबले एक आसान भाषा थी, लेकिन इसमें समय लगता था। वह अनुवाद में डूबी हुई थी कि अचानक दरवाजा खुला। राजा 15 मिनट से भी कम समय में वापस आ गया था। क्या तुम कहीं गई थी? उसने शक भरी नजरों से लाइब्रेरी को देखते हुए पूछा। इतनी जल्दी लौट आने पर हैरान तान्या अपनी कुर्सी में उछल गई। वह तो एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाई थी और वह तो वापस आ ही गया। 15 मिनट में वह कहाँ जा सकती थी? नहीं, वो उसके सवाल पर हैरान होकर बोली। और वह इतना चिंतित क्यों लग रहा था? अब जबकि अरानिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी इस मिशन में शामिल था, वह निश्चित रूप से इसे कभी खतरे में नहीं डालती। एल्टानिन की नजर उसके स्याही से सने हाथ पर पड़ी और उसने राहत की सांस ली। अच्छा, वो बुदबुदाया, अपना काम जारी रखो। वो उसके पास से गुजरा, उसकी आस्तीन को छूता हुआ और मेज के किनारे पर जा बैठा। तान्या ने सिर हिलाया और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि वह उसे देख रहा था, इस बार अपनी बाहें छाती पर चढ़ाए हुए। उसके अंदर बेचैनी के छोटे छोटे गुब्बारे फूटने लगे। उसने एक लट को कान के पीछे डाला और उसकी निगरानी में पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था जैसे वह एक कैदी है। मठ में भी उस पर इस तरह नहीं देखा गया था, नहीं एक डरावने आदमी की गर्मजोशी भरी नजरों के नीचे, और निश्चित रूप से नमक के पानी और कस्तूरी की गंध से घिरे हुए भी नहीं। 10 मिनट बाद जब वो एक पैराग्राफ पढ़कर खत्म कर चुकी थी, दरवाजे पर एक हल्की खटखटाहट हुई। एल्टानिन उछलकर खड़ा हो गया। उसने राहत की सांस ली कि इस बार वह निश्चित रूप से जाने वाला है, क्योंकि शायद अब तक उसकी अनुपस्थिति उसके आदमियों ने देख ली थी और वे उसे बुलाने आए थे। उसने देखा कि उसने दरवाजा खोला और फिर अपने पीछे बंद कर लिया। उसने तेजी से सांस भरी और अपनी कुर्सी में आराम करने लगी, जब अचानक दरवाजा तुरंत खुला और एल्टानिन फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में एक चांदी की ट्रे थी जो सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, मानो वो उसकी रक्षा अपनी जान देकर कर रहा हो। नाश्ते का समय हो गया है, उसने घोषणा करते हुए ट्रे उसके सामने रख दी।
उसने कपड़ा हटाया जिसके नीचे पतले त्रिकोणों में कटा चेडर चीज, एक कटोरी में फलों का मिश्रण, चिकन सॉसेज, मक्खन लगी ब्रेड और चाय थी। जब वो उसके पास आया तो उसने ग्रंथ को उससे दूर धकेल दिया और उसकी जगह ट्रे रख दी। खाओ, उसने आदेश दिया। तान्या की आंखें हैरानी से फैल गईं, इसलिए नहीं कि उसने ग्रंथ को दूर धकेला, बल्कि इसलिए कि उसे याद रहा कि वह भूखी थी। उसके लिए इस तरह सेवा किया जाना काफी अजीब था। वो तो असल में यही उम्मीद कर रही थी कि वो उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन इस रफ्तार से तो वह इस ग्रंथ का अनुवाद 1 साल में भी पूरा नहीं कर पाएगी, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। उसे क्या पता था कि असली ग्रंथ अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। हार मानकर उसने अपनी कलम छोड़ दी और चीज का एक टुकड़ा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि जैसे ही उसने उसके लिए हाथ बढ़ाया, एल्टानिन ने उसे उसके लिए उठा लिया, साथ ही एक काले अंगूर के साथ। उसने चीज को अंगूर के चारों ओर लपेटा और उसे उसके होठों के सामने ले आया। इसे खाओ, उसने कहा। उसकी नजरें उसके भरे हुए होठों पर टिकी थीं। तान्या की नजरें उस पर टिक गईं। उसने अपने होंठ खोले और अंदर चीज और अंगूर चला गया। जैसे ही उसने फल और अंगूर को चबाया, उसने उसकी आंखों में चमक देखी। एल्टानिन की सांस रुक गई जब उसने देखा कि कैसे उसने चीज को अपने होठों में लिया और काले अंगूर को अपने दांतों से कुचल दिया। उसके रस की एक बूंद उसके मुंह से बाहर छलकी और उसके नम होठों पर जम गई। मंत्रमुग्ध होकर उसने अपना अंगूठा लिया और उसके होठों से रस पोंछ दिया, क्योंकि यह स्वाभाविक लग रहा था। तान्या हैरान रह गई। फैली हुई आंखों और टमाटर जैसे लाल चेहरे के साथ उसने देखा कि कैसे उसने वह अंगूठा अपने मुंह में डाल लिया। क्या उसने उसे कराहते सुना? और उसकी पैंट उसकी जांघों के बीच में उभरी क्यों हुई थी? क्या उसे बहुत दर्द हो रहा था? उसने अपना खाना निगलते हुए उसकी सूजन की ओर देखा। और आपको सच में हीलर को दिखाने की जरूरत है। आपकी सूजन और बढ़ गई है। एल्टानिन कराहा। वह चारों ओर देखने लगी। तुम क्या ढूंढ रही हो? उसने पूछा और सॉसेज का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे मक्खन लगी ब्रेड के साथ दिया। इसे खाने की बजाय उसने अपना सिर दाएं घुमाया। अरे वो रही। क्या? उसने उसकी नजर की दिशा का पालन किया और हीलिंग पेस्ट वाला जार देखा। जब तक आप हीलर के पास नहीं जाते, मुझे आपकी सूजन पर यह हीलिंग पेस्ट लगाने दीजिए। नहीं, एल्टानिन चिढ़ गया। वो अपने लिंग पर पेस्ट की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये तो अपने लिंग को घंटों बर्फ के टुकड़े से बांधने जैसा होगा। वह सॉसेज उसके पास ले आया और बोला, तुम खाओ, मैं ये खुद खा सकती हूँ, योर हाइनेस, उसने धीमी आवाज में चीखते हुए कहा। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम ठीक से खाओगी, उसने जवाब दिया। असल में मुझे तुम्हें खाने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है, और इसके लिए उसने उसे उसकी कुर्सी से खींचा और खुद उस पर बैठ गया। तान्या वहां खड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जब तक कि उसने उसे वापस खींचकर अपनी गोद में नहीं बिठा दिया। लेकिन आपकी सूजन,